अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी डायग्राम से ही रिलेटेड है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक जो स्टार्ट किया हुआ था डायग्राम्स वाला, जिसमें हमने सिंपल बार चार्ट पढ़ा, मल्टीपल बार चार्ट पढ़ा और सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स, कंपोनेंट। तो आज हम उसका लास्ट टॉपिक जो है डायग्राम का पाई चार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। उसको कैसे बनाते हैं, उसके बनाने का क्या तरीक़ेकार है, बाय डेफिनेशन पाई चार्ट को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके साथ ही जो था आपका थर्ड हम इसका टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बेसिकली डाटा को प्रेजेंट करने के हमने 3 मेथड्स जो थे वो डिस्कस किए, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम बेसिकली डिस्कस करें जिसमें हमने उसको 2 पार्ट हम स्प्लिट कर देते हैं, डायग्राम्स एंड ग्राफ में। तो डायग्राम्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं और आज लास्ट डायग्राम है और उसके बाद हम मूव करेंगे ग्राफ्स की तरफ। ठीक है, 3-4 ग्राफ्स हैं वो, जैसे डायग्राम्स जो हैं वो भी हमने 4-5 पढ़ी हैं, तो इसी तरह ग्राफ भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ये फाइनली आपका चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट बेसिकली क्या है? पाई चार्ट हम जो है अगर इसको थोड़ा सा रिलेट किया जाए, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स की तरह ही होता है, जिसमें हमें अपने कंपोनेंट पार्ट्स को शो करना होता है। ठीक है, बस सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स और पाई चार्ट में बस इतना सा फ़र्क है कि सब डिवाइडेड में हम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं, बार्स बनाते हैं और कंपोनेंट पार्ट एक ही बार के अंदर जो है वो शो कर रहे होते हैं। लेकिन पाई चार्ट में हम क्या करते हैं कि पाई चार्ट में हम कंपोनेंट पार्ट्स को हम सर्कल्स में शो करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और कंपोनेंट पार्ट को उसके अंदर जो है वो शो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली दोनों का काम यही है कि कंपैरिजन करना। कंपैरिजन के लिए हम कंपैरिजन बहुत इजीली कर सकते हैं कि किस चीज़ में किसी भी चीज़ का रुझान ज़्यादा है या कम है। तो सब डिवाइड रेक्टेंगल्स या रेक्टेंगल्स और पाई चार्ट की अगर बात की जाए तो बोथ जो है बोथ आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन एंड बोथ आर यूज्ड टू शो द कंपोनेंट पार्ट्स को ये शो कर रहा होता है। बट रेक्टेंगुलर्स में हम बार बना देते हैं और पाई चार्ट में हम सर्कल बना देते हैं। तो आज हम कंप्लीटली बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पाई चार्ट बनाना जो है वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं आज बहुत ईजीएस्ट वे में आपको पाई चार्ट बनाना सिखाऊंगी। तो बुक्स आपके पास होनी चाहिए, रजिस्टर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, और कैलकुलेटर्स। ये तो स्टैट्स की क्लास जो है वो इन सब चीज़ों के बगैर नहीं होती है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, साथ साथ अपनी कॉपीज़ पे भी ड्रॉ कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। पाई चार्ट सबसे पहले बाय डेफिनेशन देख लेते हैं कि पाई चार्ट बेसिकली अगर इसको डिफाइन करना हो बाय डेफिनेशन तो हम कैसे करेंगे। पाई चार्ट को पाई डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ डायग्राम। पाई डायग्राम इज द सर्कुलर डायग्राम। देखिए पाई डायग्राम क्या होती है, यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा है, इज अ सर्कुलर डायग्राम represent a total and the component part of the total are represented by sector of the pie chart। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो पूरा होल सर्कल है, जैसे आपको पता है ना मैथमेटिक्स में आप डी एक जो था वो ज्योमेट्री बॉक्स में एक डी आप यूज़ करते हैं, तो वो जो हाफ सर्कल होता है या सेमी सर्कल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो समझ लें एक सेमी सर्कल ऊपर है, एक सेमी सर्कल ऊपर है और ये पूरा जो सर्कल का एंगल है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो होल एंगल जो है वो होल हमारे पास सर्कल 360 एंगल का है और इसके अंदर हम जो है वो उसके सेक्टर्स या कंपोनेंट पार्ट्स को हम शो करेंगे। बाज़ दफ़ा जो है वो पाई चार्ट का नाम नहीं आता, पाई चार्ट का सेकंड नेम जो है वो सेक्टर डायग्राम भी है। पेपर में सेक्टर डायग्राम की यानी कहा जा सकता है मेक या ड्रॉ सेक्टर डायग्राम। तो सेक्टर डायग्राम बेसिकली क्या होती है, पाई चार्ट ही होती है। तो आप लोगों ने इनके दोनों नाम जितने, पाई डायग्राम भी एक ही चीज़ है, पाई चार्ट भी एक ही चीज़ है, सेक्टर डायग्राम भी एक ही चीज़ है। ये तीनों में से जो भी आए तो आपने यही चीज़ ड्रॉ करनी है। अच्छा, अब जो फार्मूला एंगल निकालने के लिए, ठीक है, सब सेक्टर्स निकालने के लिए कि किन सेक्टर्स को हम इस सर्कल के अंदर शो करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वो बहुत इजी सा है। वो फार्मूला क्या है, अपने रजिस्टर्स पे आपने लिखना है, एंगल ऑफ सब सेक्टर्स। अच्छा, एक ये चीज़ कि जब हम सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स कर रहे थे तो वहाँ पर हमने परसेंटेजेस निकाली थी और बार में परसेंटेजेस शो की थी। यहाँ पर हम एंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो एंगल्स जो भी हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हमें उन एंगल्स को फाइंड आउट करना। हम वैल्यूज़ को ड्रॉ नहीं करते, एंगल्स को ड्रॉ करेंगे। तो एंगल्स निकालने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है,
एंगल ऑफ सब सेक्टर इज इक्वल्स टू द कंपोनेंट पार्ट multiply by 360 and component part divided by the total. Component part divided by total and multiply by 360. ये फॉर्मूला है सब सेक्टर्स, एंगल ऑफ सब सेक्टर्स निकालने का। आपने 1 बाय 1 हर कंपोनेंट का एंगल निकालना है। अब वो कैसे निकालना, आपकी बुक की एग्जांपल है, उसमें है कहा हुआ है कि मेक अ पाई चार्ट। अगर आपको थोड़ा सा शायद विजिबल इतना क्लियर ना हो रहा हो, आप जो है ये आपकी बुक की ही एग्जांपल मैंने उठाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपकी बुक की एग्जांपल नंबर है, पेज नंबर है 59। ठीक है, पेज नंबर 59 पर है आपकी एग्जांपल 2.7। ठीक है, पेज नंबर 59 पर है एग्जांपल नंबर 2.7। वो आप बुक्स भी साथ साथ ओपन रखिए। अच्छा, अब इसने ना हमें सब सेक्टर्स दिए हुए हैं जिसमें मेजर क्रॉप्स हैं, माइनर क्रॉप्स हैं, लाइफ स्टॉक, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, और साथ इसकी प्रोडक्ट्स दी हुई हैं कि इसकी प्रोडक्ट इतनी है, क्रॉप्स की ये है, लाइफ स्टॉक की प्रोडक्ट ये है, फिशिंग की ये है, फॉरेस्ट्री की ये। यानी कि इसने हर कंपोनेंट की प्रोडक्ट की डिटेल्स हमें दी हुई हैं। अब क्योंकि वो ये कह रहा है कि हमने पाई चार्ट जो है वो बनाना है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने सब सेक्टर्स के एंगल्स को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने एंगल्स 1 बाय 1 हर कंपोनेंट का एंगल निकालना है। अब एंगल कैसे निकालना है, फर्स्ट वैल्यू है 46231। आपने क्या करना है, ये जो आपका कोई भी प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, कुछ भी गिवन है यहाँ पर, आपने सबसे पहले उसका टोटल कर लेना है। ठीक है, टोटल, क्योंकि हमें टोटल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टोटल कर लेना है। और सबसे फर्स्ट जो आपने निकालना है ना कंपोनेंट एंगल, वो आप कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देती हूँ। मेजर क्रॉप की वैल्यू है 46231 है। ठीक है, 46231 देन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 181.2। इसी तरह जो इसकी सेकंड वैल्यू है 149.71, नेक्स्ट क्रॉप की वैल्यू है 149.71। तो हम सेम प्रोसीजर इसके लिए भी रिवाइज करेंगे कि 14971 को हम डिवाइड करेंगे उसके टोटल से, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 360 से। तो आपने इसी तरह सारे एंगल्स जो हैं वो निकाल लेने। ये मैंने सारे ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व कर ली। ठीक है, एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू गिवन है किसी भी कंपोनेंट की, इसको डिवाइड करना है टोटल से, मल्टीप्लाई करना है 360 से। तो यहाँ पर एंगल पूरी जो है वो हर कंपोनेंट पार्ट का एंगल जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, रीचेक करना है कि कोई एंगल मिस्टेक से हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है एंगल्स निकालने में। तो आपने क्या करना है, ये जो जितने भी एंगल्स होंगे इनका जब आप टोटल करेंगे तो वो 360 के इक्वल है। अगर ये 360 के इक्वल आ गया, दैट्स मीन के आपके एंगल्स ठीक निकले। ठीक, अगर ये 360 से ज़्यादा हो जाता है इसकी वैल्यू, या 360 से कम, तो इसका मतलब है कि आपने कोई भी किसी एक एंगल में भी आपने कोई मिस्टेक की है। ठीक है, तो आपने इसको दोबारा से रीचेक करना है और इसको देखना है। अगर इस कॉलम का सम जो है वो 360 आ जाए तो इसका मतलब है कि हर काम जो है वो आपने ओके किए। अच्छा, अब ये तो आपने सबसे पहले एंगल्स निकाल लिए। ठीक, ये तो इतना कोई मुश्किल नहीं। अब आप आ जाए इसकी डायग्राम की तरफ कि हमने पाई चार्ट में डायग्राम कैसे बनानी है। ठीक है, बुक में जो है वो थोड़ा सा ज़ीरो उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट चेंज लिया है, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट चेंज लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने मूव क्या करना होता है, या तो आपने जो है वो एंटी और क्लॉकवाइज या फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव करना होता है, यानी कि आपने एक सीक्वेंस में मूव करना है। ठीक है, सीक्वेंस, अगर आप यहाँ पर 0 ले रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप यहाँ से, तो आपने एक सीक्वेंस में चलना है ऐसे। ठीक, अगर आप यहाँ 0 ले रहे हैं, 0 के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने यहीं लेना है या यहीं लेना है, ये इट्स अप टू यू। ठीक है, आप कहीं पर भी 0 जो है वो, कहीं से भी अपना पॉइंट जो है वो, अपना एंगल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बुक में उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है,
इट डजेंट मैटर कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, बट जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक सीक्वेंस रखना है। अगर यहाँ से यहाँ पर अगर आप 0 ले रहे हैं तो 10, 20, 30, 40, 50 और इस एंगल में आपने सारी नंबरिंग कर लेनी है। अब मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया है वो लिया है 0 यहाँ पर, ठीक है, मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर लिया है, तो बुक में यहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट आप कहीं से भी ले लें, बट आपने एक सीक्वेंस फॉलो करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं है कि 10 अगर इधर है तो 20 इधर हो, 30 उधर हो, 40 इधर हो, नो, सीक्वेंस होना चाहिए। मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लिया, मुझे पता है कि ये जो फर्स्ट एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो मैंने ना इसको डिफरेंट पार्ट्स में, ये 0 के बाद 10, 10, 10 के गैप से ही मैंने पूरा एंगल 360 तक डिफाइन कर लिया। ठीक, कैसे किया वो देखें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और इस पॉइंट पे मुझे पता है कि 90 होता है। ठीक है, ये मैं पहले भी लिख सकती हूँ। आप पहले लिखें 0, फिर आप लिखें यहाँ 90, फिर यहाँ आप लिखें 180, यहाँ लिखें 270, 90 के ये एंगल्स है और ऊपर आ जाएगा 360। आप इनको पहले भी लिख सकते हैं ताकि आपको एक पता चल जाए कि इनके कॉर्नर्स पर कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो एक तरफ होती है 0, फिर 90, 180 एंड 270 एंड 360 यहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये नंबरिंग कर ली सारी, ठीक, 90, फिर 10, 10 के गैप्स ले लिए, 110, 120, 130, 150, 60, 70, 180, फिर उसके बाद 190, फिर 200, 210, 220, 230, 240, 50, 60, 270 एंड अप टू सॉन। आपने इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज इसी तरह आपने ये मेंशन कर देनी ताकि आपको जो है वो कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना। 360 तक आपने 360 जो है ना वो 0 के ऊपर ही आएगा। ठीक है, 0 का मतलब है यहाँ कोई एंगल नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने जस्ट अज्यूम किया, तो 360 यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब ये कि आपने इसके अंदर वैल्यूज को ड्रॉ कैसे करना है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है वो एंगल्स को ड्रॉ करेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से आपने इस पॉइंट पर आना है, ये चीज आप सिर्फ ड्रॉ करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट कैसे करना है, कंपोनेंट, सेक्टर, सब सेक्टर्स को कैसे शो करना है, आप 0 से नीचे आ जाए। ठीक, उसके बाद जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल जो हमने निकाला वो है मेरे पास 181.2, 181.2। तो 181 पॉइंट अगर मैं 0 से मूव करती हूं तो 181 यहां कहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगी, ये सारा पार्ट जो है वो मेजर क्रॉप्स का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने सब सेक्टर कैसे बनाना है, अगली वैल्यू को इसमें ऐड कर देना है। 181 के बाद क्या है 58.7, नेक्स्ट वैल्यू को जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 239.9, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 240। तो नेक्स्ट जो हम स्प्लिट करेंगे वो 240 पे, एंड दिस इज माइनर क्रॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 106.2, यानी कि नेक्स्ट जो यहाँ पर वैल्यू है इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू मैं ऐड करूंगी, यानी कि इसके अंदर ही मैं 106.2 को ऐड करूंगी तो वो मेरे पास आ जाएगा 346.1, यानी कि नेक्स्ट जो मैं लाइन लगाऊंगी 346। थोड़ी सी ज़रा मेरे से इतनी अच्छी लाइंस नहीं लग रही हैं क्योंकि ज़रा हाइट पर है ये, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आ गया लाइव स्टॉक, इसको अच्छा से ड्रॉ करते हैं। आपने एडिशन के साथ नेक्स्ट जो है वो शो करते चल जाए। नेक्स्ट है 12.1, तो 240 जो भी मेरे पास आया 240 प्लस करूंगी 12.1,
और वो मेरे पास आ जाएगा 358.2। यहाँ मैंने ना ये चीज़ की हुई भी है, यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट पहला 181 पे मैंने स्प्लिट किया, फिर अगला 340 पे, फिर 346 पे। अब मैं स्प्लिट करूंगी 350, जब मैं इसके अंदर 346 में 12 पॉइंट्स ऐड करूंगी तो मेरे पास 358 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, और वो होगा फिशिंग, और जो लास्ट होगा वो फॉरेस्ट्री ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने अपना पाई चार्ट जो है वो जनरेट करना है। दोबारा से बताती हूँ, पाई चार्ट में स्टार्टिंग पॉइंट की जो है वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने जो है वो स्टार्ट किया है 0 से, और यहाँ से मैंने एक डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। ठीक, उसके बाद अब आप जो है ना इसको ऐसे कर लें कंप्लीट, क्योंकि 360 पे यहाँ पर इसको स्टॉप करना है। अब ये कंप्लीट हो गया। पहला था 181, फर्स्ट एंगल 181 का था, तो 181 पे मैंने यहाँ पर इसको एक लाइन लगा ली, और ये पूरा 0 से लेकर 181 वाला जो एरिया था वो हमारे पास किसका, मेजर क्रॉप्स का हो गया। फिर 181 में ही मैंने नेक्स्ट वैल्यू को ऐड किया तो वो आया 240 पे ही मैंने स्प्लिट कर दिया। फिर 240 में ही मैंने नेक्स्ट वैल्यू ऐड की 106, तो वो मेरे पास आ गया 346, तो मैंने 346, फिर 346 में ही मैंने नेक्स्ट वैल्यू जो थी वो ऐड की 12.1, यानी जो भी एंगल आया है उसमें आपने नेक्स्ट वैल्यू ऐड करनी है और वहाँ पर आपने स्प्लिट कर देना है, सब सेक्टर बना देना है। फिर जो वैल्यू आई है, जो एंगल है, उसमें मजीद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो ऐड, यानी कि एडिशन करते जाएंगे और सेक्टर्स बनाते चले जाएंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको आपने ट्राई करना है, बहुत इजी है। आप 0 यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपने एक सीक्वेंस रखना है 0, 10, 20, 30, 40, इस तरह चलें। आपकी बुक में 0 यहाँ, बट मैंने स्टार्टिंग वहाँ ले लिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मैंने साथ में भी कहा कि हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं पाई चार्ट में। तो अगर मैं कहूँ कि किसकी जो है वो क्रॉप्स ज़्यादा हैं, माइनर क्रॉप्स ज़्यादा हैं या मेजर क्रॉप्स ज़्यादा हैं, तो पता चल रहा है कि मेजर क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और फॉरेस्ट्री जो है वो उसकी जो प्रोडक्ट है वो सबसे लेस है। मीन्स आपस में चीज़ें कंपेयर भी की जा सकती हैं। अच्छा, अब आज तो हमारे जो है वो डायग्राम जो है वो एंड हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे ग्राफ्स शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ग्राफ बहुत इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। मेन चीज़ अगर मैं कहूँ कि इसमें आपने क्या चीज़ याद रखनी है, अब जो चीज़ याद रखने वाली चीज़ है ग्राफ्स बनाते हुए स्पेशली आपने जो है ये चीज़ याद करनी है, बल्कि कि किस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं और वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज मोर इम्पॉर्टेंट इन ग्राफ्स। ठीक है, आपने याद रखना है, जो भी आप पॉइंट, जो भी आप ग्राफ कर रहे हैं, आप उसको याद कर लें कि उसके एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है और वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है। अगर आप ये चीज़ याद कर लेते हैं तो ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर किसी को स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा कि एक्स एक्सिस पे क्या लूँ या वाई एक्सिस पे क्या लूँ, और आप अपोजिट ले लेते हैं, तो फिर आपका जो है ना ग्राफ वो ठीक नहीं बनेगा। तो मेन चीज़ ये है कि आपने जो भी आप ग्राफ पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन आपको पता हो कि एक्स एक्सिस पर क्या लेना है और वाई एक्सिस पर आप लोगों ने क्या लेना है। सबसे पहला जो ग्राफ है, बेसिकली ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टाइम सीरीज़ वाला चैप्टर से। पिछला जो चैप्टर था हमने टाइम सीरीज डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज जो होता है वो हिस्टोरीग्राम होता है। ठीक है, अ ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। अब हिस्टोरीग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको पता है टाइम सीरीज का जो डाटा होता है वो किस नेचर का होता है कि इसमें हमें ईयर्स गिवन होता है, ईयर्स मस्ट है कि एक कॉलम ईयर्स का तो मस्ट ही होना है और साथ प्रॉफिट भी हमें गिवन होना है। ठीक है, प्रॉफिट कोई भी वेरिएबल हमें गिवन हो सकता है। तो आपने क्या करना है, उस टाइम भी मैंने आपको ये बताया था कि एक्स एक्सिस पर हम हमेशा अपने ईयर्स लेने और वेरिएबल्स हमेशा जो है वो आपने जो है वो वाई एक्सिस पर लेने। इसको ड्रॉ करने का मेथड क्या है कि आपने सबसे हर ईयर के जो पैरेलल है उसकी वैल्यू उस पर यहाँ डॉटेड लाइंस मेंशन करनी है, और एट द एंड आपने क्या करना है, डॉटेड लाइंस को ज्वाइन कर देना, और ये इजीली हिस्टोरीग्राम जो है वो ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, हिस्टोरीग्राम कैसे ड्रॉ करना है दोबारा बताती हूँ। एक्स एक्सिस पर आपने ईयर्स लेने हैं और वाई एक्सिस पर आपने जो भी वेरिएबल आपको गिवन है उसकी वैल्यूज लेनी है।
बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज लेते हैं वो इक्वल डिस्टेंस के साथ लेते हैं। 500 का भी ले सकते हैं, 200 का भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 400 का लिए, तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये आपने ठीक लेना, तभी आपका जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो करेक्ट बनेगा। ठीक, हिस्टोग्राम तो हो गया। अच्छा, अब जो मेन है ना ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कितने ग्राफ जो है वो डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट ये है, वन बाय वन हम हर ग्राफ को जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें हमने कितने ग्राफ्स करने, एक है हिस्टोग्राम। ये चीज याद रख लें कि हिस्टोरीग्राम और हिस्टोग्राम दो मुख्तलिफ, ठीक है, ग्राफ्स हैं। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये तीन जो है वो हमने चार जो है वो ग्राफ जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। सबसे पहला ग्राफ जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम का डिफरेंस हमेशा जो है वो रखना है, याद रखना है ये, क्योंकि बार बार बाज़ दफ़ा एक ही सेम क्वेश्चन में ये ड्रॉ करने के लिए भी आ जाते हैं, और साथ जो है इसकी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं कि बाय डेफिनेशन इनका डिफरेंस हमें एक्सप्लेन करें। हिस्टोग्राम बेसिकली, हिस्टोरीग्राम क्या था? ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज। ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज कॉल्ड द हिस्टोरीग्राम एंड ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसमें एफ का कॉलम गिवन होता है, तो जब हमें एफ गिवन होगा, फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, तब हमने क्या बनाना है? हिस्टोग्राम। द ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम इन विच, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्लासेस विद क्लास बाउंड्रीज। अगर तो आपको क्लास बाउंड्रीज क्वेश्चन में गिवन है तो नो प्रॉब्लम, आपने एज इट इज उसको एक्स एक्सिस पे लेना। अगर आपको क्लास बाउंड्रीज गिवन नहीं है, जस्ट क्लासेस गिवन है और वहां पर क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत है, तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा ग्राफ बनाने से पहले कि आपने वहां पर क्लास बाउंड्रीज बनानी है, आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस, और उनको कहां पर लेना है? एक्स एक्सिस पर लेना है, विद सुटेबल विड्थ या ब्रेड्थ ऑफ क्लास एंड बार्स आर शोन द फ्रीक्वेंसीज। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक बात ये है कि ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम ग्राफ बनाते हैं वो हिस्टोग्राम होता है। ठीक, दूसरी बात ये कि इसके एक्स एक्सिस पर क्या होगा और वाई एक्सिस पर क्या होगा। एक्स एक्सिस पर आपने हमेशा क्लास बाउंड्रीज लेनी है, क्वेश्चन में गिवन है नहीं, आपको बनानी है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर आपने जो है वो फ्रीक्वेंसीज लेनी है। इसको ड्रॉ करते हैं। ओके, हिस्टोग्राम बेसिकली अभी हमने डेफिनेशन इसकी डिस्कस की। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि हिस्टोग्राम टू टाइप्स की बनती है, ठीक है। हिस्टोग्राम टू टाइप्स की, एक बनती है इक्वल क्लास इंटरवल के लिए और दूसरी बनती है अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए। आज हम डिस्कस सिर्फ ये वाली टाइप करेंगे, इक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है तो आपने सबसे पहले देखना है कि उसका जो इंटरवल है, जो आई या एच जिसे हम जो हम डिनोट करते हैं वो इक्वल है या नहीं है। तो इंटरवल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया 3, इधर भी इंटरवल 3 है, इन दोनों का भी इंटरवल 3 है और इन दोनों का भी इंटरवल है 3, यानी कि 60 माइनस 57 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 63 माइनस 60 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 66 माइनस 63 करेंगे तो भी 3 आ गया, और 69 माइनस 60। यानी कि फर्स्ट स्टेप हिस्टोग्राम को बनाने का फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने उसके इंटरवल को चेक करना है, क्लासेस के इंटरवल्स क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ चेक किया इंटरवल तो वो इक्वल आ गए, ठीक, मीन्स के हमने जो अप्लाई करना है हिस्टोग्राम वो इक्वल इंटरवल के लिए करना है। साथ ही उसमें एफ यानी उसकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। फर्स्ट स्टेप हिस्टोग्राम का जो मैंने बताया है अभी कि आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हमने क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो बनानी है। देखें यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज, ये दो चीज़ें सेम है। क्लास बाउंड्रीज हम मेन मकसद होता है कि अगर एक क्लास का एंड है तो वो दूसरे का स्टार्ट हो, तो यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो नहीं बनी हुई, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज बाय डेफिनेशन मैं जो है वो पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। क्लास बाउंड्रीज हम कैसे बनाते हैं, जो भी डायगोनल में क्लासेज होती हैं, डायगोनल में मेरे पास हैं 58 और 57, मैं इसको माइनस करूंगी और डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो मेरे पास आ गया 0.5। क्लास बाउंड्रीज बनाने का क्या मेथड है, जो डायगोनल्स में जो वैल्यूज होती हैं इनको हम माइनस करते हैं, देन डिवाइडेड बाय 2, तो वो मेरे पास एक क्वांटिटी आ गई 0.5। अब जो भी वहां पर क्वांटिटी आती है, लोअर लिमिट में हम उसको माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में हम उसको प्लस कर देते हैं। तो हम ये यहाँ पर इस तरह
सारी क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो इजीली हम बना लेंगे लाइक दिस। आप ये देखें डायगोनल वैल्यूज जो हैं ये सेम होगी, ठीक है। अगर क्लासेस ही ऐसी आपको गिवन हो कि वहाँ पर आपको ये सेम करने की ज़रूरत ना हो, तो वहाँ पे क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी सेम हो, तो हमें वहाँ पे क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हिस्टोग्राम का ये है कि आपने उसका इंटरवल चेक करना है। सेकेंड स्टेप क्या है कि आपने जो है उसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। और थर्ड स्टेप में आप इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ हम इस तरह से करेंगे कि हमने क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि एक का एंड और दूसरे का स्टार्ट है, एक का एंड और दूसरे का स्टार्ट है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। आपने जो लिखनी है ना क्लास बाउंड्रीज, वो आपने यानी कि स्टार्ट से शुरू करना है, और इसी तरह आपने जो है वो 54.5 से फिर 57, 60, 69 यानी कि आपने यूं और यूं आना है इसके लिखने के लिए। उसके बाद जो आपके पास फर्स्ट क्लास बाउंड्री है, क्योंकि एक का स्टार्ट है और दूसरे का एंड है, तो फर्स्ट में है 4 यानी कि 54.4 से 57.54 है, यानी कि फर्स्ट तो मेरे पास यही है ना 54 से। फिर फर्स्ट जो क्लास बाउंड्री वो क्या है 54 से 57 की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 4, तो मैंने ड्रॉ कर ली। दूसरी 57 से 60 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 6, यानी कि 57 की और 60 की जो है वो है 6। ये बार्स जो है इनके दरम्यान में स्पेस नहीं होगी। क्यों स्पेस नहीं होगी? क्योंकि एक का एंड है दूसरे का स्टार्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्लास बाउंड्री वो 60 से 63 है 14, तो 60 को ही हम एक्सटेंड करेंगे और 14 तक जाएंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट है 63 से 66 में 12, तो क्योंकि ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, ये 14 से लेस है, तो हम इसको इसी तरह स्प्लिट कर लेंगे। उसके बाद लास्ट है 66 से 69 इज 4, तो ये भी एक्सटेंड नहीं हो सकती क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, तो हम 4 से ही 69। बहुत ध्यान से आप लोगों ने बनाना है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बात ये कि हिस्टोग्राम के जो बार्स होते हैं ना, इसमें आपके पास स्पेस नहीं होती दरमियान में, ठीक है। और अगर बड़ी वैल्यू आ रही है तो ये बार्स एक्सटेंड हो जाएंगे, फिर स्मॉल वैल्यू तो वहीं से हम कट कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसके लिए ग्राफ्स बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।